नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 49 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 49 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई घटती बढ़ती है। देखिए अगर मैं हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई की बात करता हूँ तो हिमाचल प्रदेश की जो ऊंचाई है वो 350 मीटर से 7000 मीटर के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको हिमाचल की ऊंचाई जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि अक्सर ये हिमाचल का जो ऊंचाई है वो पूछ ली जाती है। तो ये 350 मीटर से 7000 मीटर तक है। देखिए क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि हिमाचल का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है, अक्षांश व देशांतर कितना है। तो हिमाचल प्रदेश का जो अक्षांश है, लैटिट्यूड जो है वो 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 तक है। तो याद रखना 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 तक हिमाचल प्रदेश का अक्षांश है। और अगर देशांतर की बात करें तो 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री 4 मिनट तक हिमाचल प्रदेश का क्या है, देशांतर। तो 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट हिमाचल प्रदेश का देशांतर है। अगर मैं हिमाचल की ऊंचाई की बात कर लेता हूं तो हिमाचल को जो है 3 भागों में जो है विभाजित किया गया है। पहला जो है वो 350 मीटर से 1500 मीटर, और 350 से 1500 मीटर के बीच में जो आता है वो शिवालिक बाह्य हिमालय आता है, जिसको आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं शिवालिक हिमालय की बात करता हूँ तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवालिक का अर्थ क्या होता है। तो शिवालिक का जो अर्थ होता है वो होता है शिव की जटाएं। तो शिव की जटाएं या शिव की अलकाएं जो है वो शिवालिक हिमालय का अर्थ है। इस बात को आपने याद रखना। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो शिवालिक पर्वत है या इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक पर्वत को मानक पर्वत, किस नाम से, मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। और यहाँ पर जो शिवालिक रेंज है जहाँ पर 350 से जो 1500 मीटर तक जो वर्षा होती है, अगर मैं यहाँ की ऊंचाई है इसकी 350 मीटर से 1500 मीटर तक, वर्षा की अगर मैं बात करता हूँ तो 150 सेंटीमीटर से, क्योंकि वर्षा सेंटीमीटर में होगी, 180 सेंटीमीटर। तो 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर जो है वो शिवालिक में जो है वो बारिश देखने को मिलती है। अगर आप भी टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा यहाँ पर आप करना चाहते हो तो हमारे पास एक बैच बैठा है जिसकी फीस मात्र 499 रुपीज़ है। यहाँ पर आपको पूरे सब्जेक्ट 11 से 12 सब्जेक्ट जो आपकी टीजीटी और जेबीटी कमीशन में रहते हैं वो आपसे पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 78761, आप इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें 45409। आपके लिए यहाँ पर लाइव प्लस, अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड क्लासेस को आप आराम से घर आकर देख सकते हो। तो बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छा बैच है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास मात्र 499 रुपये में। आप जरूर इस बैच को ज्वाइन करें। और दूसरी जो हिमालय की जो श्रेणी अगर मैं बात करता हूँ तो है आंतरिक या मध्य हिमालय। इसकी जो ऊंचाई है वो 1500 से 4500 मीटर के बीच में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। और देखिए अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसको मौलाक पर्वत के नाम से, तो मध्य हिमालय जो इनर मिड हिमालय है इसको मौलाक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो रेंज है हिमाचल की वो है जास्कर हिमालय, जो कि 4500 से 7000 मीटर तक है। तो जास्कर हिमालय जो है वो, जिसको आप ग्रेटर हिमालय कहते हैं, ये महान हिमालय भी कहा जाता है। तो ये हिमालय की जो है वो तीसरी श्रेणी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और हिमाचल की जो सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला, शिल्ला जो है इसी महान हिमालय में ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आती है। इस बात को आपने याद रखना है। अगली क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में कौन सा दर्रा स्थित नहीं है। तो मैं दर्रों की सबसे पहले बात करता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं कुंजुम दर्रे की बात करता हूँ तो जो कुंजुम दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर है, लाहौल स्पीति। तो लाहौल और स्पीति के मध्य कौन सा दर्रा है, कुंजुम दर्रा है। उसी प्रकार यहाँ पर छोबिया दर्रा दिया है। अगर छोबिया दर्रे की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, तो छोबिया दर्रे की अगर मैं बात करता हूँ तो ये लाहौल और भरमौर के बीच में है। सांच दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंबा को पांगी से अलग करने वाला दर्रा कौन सा है, सांच दर्रा। तो मुझे लग रहा है चीनी दर्रा, यहाँ पर कोई दर्रा, ये चैनी दर्रा जरूर है लेकिन चीनी दर्रा मुझे नहीं लगता कि हिमाचल में है। चैनी दर्रा हो सकता है लेकिन चीनी दर्रा नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो सकता है। लेकिन अगर सांस दर्रे की बात करें, सांस दर्रा किसको जोड़ता है, चंबा को पांगी से जोड़ रहा है। अब क्वेश्चन पूछने वाला कल के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि दराटी दर्रा किससे किसको जोड़ता है। तो दराटी दर्रे की बात करता हूँ तो ये भी चंबा को पांगी से ही जोड़ता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो दोनों दर्रे याद रखने, सांस के साथ आप याद रखेंगे पांगी दर्रा। तो पांगी दर्रा भी और सांस दर्रा भी दोनों के दोनों क्या करते हैं, चंबा को पांगी से जोड़ते हैं। जिस प्रकार हमने कुंजुम दर्रा देखा, कुंजुम दर्रा क्या कर रहा है, लाहौल को स्पीति से जोड़ रहा है। उसी प्रकार एक टेम्पोला दर्रा है। टेम्पोला दर्रा भी कहाँ पे, लाहौल स्पीति में है। आपका एक लालूनी जो होता है, लालूनी दर्रा, ये भी कहाँ पर है, आपके लाहौल स्पीति में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट
ये दर्रा है। अब क्वेश्चन पूछने वाला, जैसे कि आपने छोबिया दर्रा देखा, छोबिया दर्रा क्या करता है, लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। और लाहौल को भरमौर से जोड़ने वाले दर्रे बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे कि दुग्गी दर्रा। दुग्गी दर्रा की अगर मैं बात करता हूँ, दुग्गी जोत, ये भी लाहौल और भरमौर के मध्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है वहाँ पे कालीचो, कालीचो दर्रा तो भाई चंबा और पांगी के मध्य है, लेकिन आपने याद रखना है दूसरी जो बात मैं आपके बीच बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रखेड़नी दर्रा कहाँ पर है। तो चंद्रखेड़नी दर्रा ये कुल्लू में स्थित है। आपका एक तैंती तैंती गल्लू दर्रा, तो ये पूछा जाएगा कमीशन में ऐसे क्वेश्चन कि तैंती गल्लू दर्रा कहाँ पर है। तो तैंती गल्लू दर्रा भी कुल्लू में है। आपका जहाँ गल्लू गल्लू पीछे आ रहा है ना, ये गल्लू गल्लू वाले जो दर्रे हैं वो कहाँ पर है, आपकी कुल्लू में स्थित है, कुल्लू के दर्रे है। उसी प्रकार आपसे एक परीक्षा में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सारा उंगा दर्रा कहाँ पे। तो सारा उंगा दर्रा कुल्लू और स्पीति को आपस में जोड़ता है। तो कुल्लू और स्पीति के मध्य है सारा उंगा दर्रा, ये भी आपको याद रखना है। तो दर्रों से हम इतने ही क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दर्रों से देखे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्यास नदी कांगड़ा जिले में किस स्थान में प्रवेश करती है। तो अगर मैं ब्यास नदी की बात करता हूँ तो ये कांगड़ा जिले में जो है वो संधोल नामक स्थान से एंटर करती है। तो याद रखना है ये कांगड़ा में एंटर करेगी संधोल से। और मंडी में अगर मैं बात करूँ तो मंडी में जो एंटर करेगी वो बजोरा नामक स्थान पर। तो मंडी में ये बजोरा नामक स्थान में एंटर कर रही है। और अगर कांगड़ा पूछा जाएगा तो संधोल नामक स्थान पर क्या कर रही है, एंटर कर रही है। इस बात को आपने याद रखना है। और दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। अच्छा, दोनों ही बातें ऐसी बातें हैं जो कि परीक्षाओं में काम आने वाली बातें हैं। अगर मैं ब्यास की बात करता हूं, इसने जो कांगड़ा को तो एंटर करती है संदोल से, और अगर मंडी की बात करें तो मंडी को एंटर करती है बजोरा से। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि हिमाचल को ये कहाँ पर छोड़ती है और इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो उद्गम स्थान जो है वो रोहतांग दर्रे के समीप जो है वो इसका उद्गम स्थान है, ब्यास कुंड से अगर मैं कहूँगा। तो अगर मैं बात करता हूँ इस नदी की, तो ये रोहतांग दर्रे के समीप कहीं से उत्पन्न होती है, इस बात को आपने याद रखना है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि हिमाचल को ये छोड़ती है कौन से स्थान पे, मिर्थल। कौन से स्थान है, बहुत बार पूछा गया है। तो हिमाचल को ब्यास नदी मिर्थल नामक स्थान पर छोड़ती है और कहाँ पे प्रवेश करती है, पंजाब में चले जाती है हिमाचल प्रदेश को छोड़ के। उसी प्रकार अगर बात की जाए व्यास नदी के वैदिक नाम की, तो व्यास नदी का वैदिक नाम है अर्जकिया। क्या नाम है, अर्जकिया जो है वो ब्यास नदी का वैदिक नाम है। और इसके अगर संस्कृत नाम की बात करें तो इसका जो संस्कृत नाम है वो है विपाशा। विपाशा क्या है, इसका संस्कृत नाम है। इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि जो ब्यास नदी है वो सतलुज में कहाँ पर मिलती है। तो अगर ब्यास नदी पे सतलुज की बात करता हूँ तो ये पंजाब में एक जगह है हरी का पतन, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है हरी का पतन। तो हरी का पतन नामक स्थान पे जो है वो सतलुज नदी में मिल जाती है ये नदी, इस बात को आपने याद रखना है। और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्या आता है कि ब्यास की सहायक पूछ ली जाती है, और ब्यास की सहायक जो है वो बहुत सारी नदी है। जैसे कि अगर मैं ब्यास की कुछ सहायक नदियों की बात करता हूँ तो आपका पार्वती नदी ब्यास की सहायक है, आपकी मलाना नदी ब्यास की सहायक है, सोलंग नदी ब्यास की सहायक है, मनालसू नदी ब्यास की सहायक है, स्योजन नदी ब्यास की सहायक है, फोजल नदी ब्यास की सहायक है, सरवरी हो गया, देहर नदी हो गया, हंसा हो गया, तीर्थन हो गया, ज्यूणी हो गया, सुकेती हो गया, सोन हो गया और सेंज हो गया। ये सारी की सारी नदियाँ जो है वो ब्यास नदी की सहायक नदी है। अगर मैं ब्यास की बात करता हूँ तो हिमाचल प्रदेश में ये कुल 256 किलोमीटर बहती है। तो देखिए हर एक क्वेश्चन के बारे में बहुत ही डिटेल से यहाँ पर बताया जाता है। और देखिए ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। पिछली कुछ वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है उनको भी आप ज़रूर देख लें, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है। अगला क्वेश्चन चोटियों से आ रहा है, और ज्योग्राफी आज बहुत ज़्यादा हमने पढ़ लिया है। डिब्बी बोकरी पिरामिड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर डिब्बी बोकरी पिरामिड की मैं बात करता हूँ तो डिब्बी बोकरी पिरामिड जो है वो कुल्लू जिले की, ऐसा माना जाता है, सबसे ऊंची चोटी है। तो कुल्लू ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। डिब्बी बोकरी पिरामिड की बात हो, ये आपके कुल्लू जिले की सबसे ऊंची चोटी है, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपके बीच बता रहा हूँ। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से कुल्लू जिले की सारी चोटियाँ पूछ लेगा। डिब्बी बोकरी पिरामिड कहाँ पे, कुल्लू में, और इसकी जो ऊंचाई है वो 6400 मीटर है। इस बात को आपने याद रखना, 6400 मीटर ये ऊंचाई पर स्थित है डिब्बी बोकरी पिरामिड। कुल्लू की अगर मैं बात करता हूँ, जो परीक्षाओं में, कमीशन की परीक्षाओं में आपसे, या जेबीटी कमीशन, टीजीटी कमीशन, कोई भी आप परीक्षा दे रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि डिब्बी बोकरी पिरामिड तो आपके कुल्लू में है, लेकिन साच पीक कहाँ पर है। तो साच पीक भी कुल्लू में है, पतालसू पीक भी कुल्लू में है,
पीन पार्वती पीक भी कुल्लू में है। इंदर किला चोटी भी बहुत बार पूछी गई, ये भी कुल्लू में है। श्रीखंड चोटी, श्रीखंड पीक या श्रीखंड चोटी भी आपके कुल्लू में है। मेवा कुंदिनो बहुत बार पूछी गई, ये भी कुल्लू में है। दियो टिब्बा कुल्लू में है। सोलंग पीक कुल्लू में है। इंद्रासन पीक भी कुल्लू में है। तो डिबी बोकरी तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है कुल्लू की। तो कुल्लू की चोटी आपको जरूर याद रखनी है। सांच हो गया, पतालचू हो गया, पीन पार्वती हो गया, इंद्र किला हो गया, श्रीखंड हो गया, मेवा कुंदिनो हो गया, दियो टिब्बा हो गया और सोलंग पीक हो गया। ये सारी की सारी चोटियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार हिमाचल की जो सबसे ऊंची चोटी उसकी ज़रूर बात कर लेते हैं, तो है आपका शिल्ला की जो ऊंचाई है वो 7026 या 7025 मीटर है। इस बात को आपने याद रखना है। और शिला जो है वो किन्नौर जिले में पड़ती है, इस बात को आपने याद रखना है। हिमाचल की और किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी है। किन्नौर की भी कुछ चोटियों की बात कर लेते हैं। किन्नौर में आपका रालधांग चोटी है, आपका गुशु चोटी और पीशू और फावारांग, ये तीनों चोटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुशु ये आपको याद रखना है, गुशु चोटी। जोर कांदेन चोटी, ये भी किन्नौर में है। जोर कांदेन, किन्नर कैलाश, एक्स्ट्रा बातें जो बताता हूँ ना इनको लिख लेना है। किन्नर कैलाश भी कहाँ पे आपके किन्नौर जिले में है। देखो किन्नर आ रहा है तो किन्नर से किन्नौर भी बना सकते हैं। शिपकी चोटी कहाँ पर है? शिपकी चोटी भी आपके किन्नौर में है। लियो फर्ग्यूल भी आपके किन्नौर में है। शिल्ला तो आपको पता ही है। और पीशू और गुशु, ये दोनों आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ऑप्शन में लाहौल स्पीति भी दिया है, तो इसको भी जरूर देख लेते हैं। लाहौल स्पीति में कौन कौन सी है? तो जिसमें आपको अंगला दिख रहा है, जैसे कि श्रृंगला, मुरांगला, लछांगला, ये सारी की सारी चोटी कहाँ पे है? ये सारी की सारी चोटी, जैसे श्रृंगला, मुरांगला, लछांगला, ये सारी की सारी चोटियाँ कहाँ पर है? अंगला जिसमें आ रहा है, तो ये लाहौल स्पीति में है। छोड़ के एक चोटी कौन सी? परांगला। तो परांगला एक चोटी है, वो कहाँ पर है? कुल्लू में है। तो श्रृंगला, मुरांगला और लछांगला याद रखेंगे कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। आपका बेहू, मुकर बेहू, शिकर बेहू, ये भी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। मूल किला, गेफांग चोटी और मनीरेंग जो है वो लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है। शिमला की मैं बात करता हूँ, तो शिमला में तो आपको चांसल चोटी याद रखनी, शिमला की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सारी चीज़ें हमने चोटियों से जानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किसके द्वारा राहुण पर शासन था? तो राहुण पर जो शासन चलाया गया था वो राणाओं के द्वारा चलाया गया था। और इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में मुझे नहीं मिली। तो राणाओं, जो एक राहुण था, राहुण पर जो शासन था वो राणाओं के द्वारा चलाया गया था। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में राजनगर कहे जाने वाले महल को नड्डा में किसने निर्माण किया? तो हिमाचल प्रदेश में जो राजनगर कहे जाने वाला जो महल है वो नाडा में, ये नड्डा नहीं है, नाडा है। तो इस महल का जो निर्माण किया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था राजा उमेद सिंह। अब राजा उमेद सिंह कौन है? तो राजा उमेद सिंह एक चंबा के राजा है। इनके द्वारा क्या किया गया था? नाडा में इन्होंने नाडा महल का जो है क्या किया था? निर्माण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगर मैं उमेद सिंह की बात करता हूँ तो इनके द्वारा चंबा के रंग महल की भी नींव रखी गई थी। तो चंबा में जो रंग महल की नींव है वो किसने रखी है? तो रंग महल की नींव भी किसके द्वारा रखी गई है? उमेद सिंह के द्वारा रखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 17 साल की उम्र में 39 साल की उम्र में 1764 में उमेद सिंह की जो मृत्यु है वो ज्वालामुखी में हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये भी याद रखना है कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? 39 साल की एज में जो है वो कहाँ पर हुई थी? ज्वालामुखी में हुई। इस बात को, जैसे कि राजा राज सिंह, तो राजा राज सिंह भी एक चंबा के ही राजा है। और ये कौन थे? उमेद सिंह के पुत्र थे। और जब उमेद सिंह भाई मृत्यु हुई थी इनकी 39 साल में, तब जो राजा राज सिंह थे वो मात्र 9 साल के थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, चंबा रियासत की बात कर रहे हैं। तो चंबा रियासत के ऐसे राजा जिन्होंने अपने नाम के पीछे जो है सिंह नाम लगाया था। तो चंबा के ऐसे राजा थे गणेश वर्मन। तो गणेश वर्मन के द्वारा जो है गणेश सिंह की जो उपाधि है वो अपने नाम के पीछे लगाई गई थी। जैसे कि चंबा के ऐसे राजा जिन्होंने वर्मन लगाया था, तो वर्मन लगाने वाले थे कौन? आदित्य वर्मन। कौन थे? आदित्य वर्मन। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि चंबा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो चंबा शहर की जो स्थापना है वो चंबा के राजा साहिल वर्मन, किसके द्वारा? चंबा के राजा साहिल वर्मन के द्वारा चंबा शहर की स्थापना की जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ चंबा रियासत, तो चंबा रियासत की स्थापना राजा मारू, तो चंबा के राजा जो मारू थे इनके द्वारा चंबा रियासत की स्थापना की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर चंबा के ऐसे राजा जिन्होंने चूहों की हत्या पर रोक लगाई थी, तो चूहों की हत्या पर रोक लगाई थी चंबा के राजा मूशन बर्मन।
तो मूशन बर्मन ने लगाई थी चूहों की हत्या पर रोक। और अगर लक्ष्मी बर्मन की बात करते हैं, लक्ष्मी बर्मन, तो लक्ष्मी बर्मन चंबा के ऐसे राजा थे जिनके कार्यकाल के समय चंबा में क्या फैली थी, महामारी फैल गई थी। तो चंबा में जो महामारी फैली थी वो लक्ष्मी बर्मन के समय फैली थी। तो चंबा की जो इस क्वेश्चन से हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि हम उमेद सिंह के बारे में पढ़ रहे थे। इन्होंने नाडा महल और रंग महल की जो है वो चंबा में क्या रखी थी, नींव रखी थी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नालागढ़ का पुराना नाम था। देखिए अगर मैं नालागढ़ की बात करता हूँ तो नालागढ़ का जो पुराना नाम था वो क्या था, तो नालागढ़ का पुराना नाम था हिंडूर। नालागढ़ का पुराना नाम हिंडूर था। नालागढ़ का पुराना नाम तो हिंडूर था, ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका जो कहलूर है, कहलूर किसका पुराना नाम था। तो कहलूर जो है वो एक रियासत थी और ये बिलासपुर का अगर मैं इसको पुराना नाम मानूँ, किरग्राम, किरग्राम की अगर बात करें तो किरग्राम की अगर बात करूं तो किरग्राम बैजनाथ का पुराना नाम, किसका पुराना नाम, बैजनाथ का पुराना नाम किरग्राम था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्मपुर, अगर ब्रह्मपुर की बात करते हो तो ब्रह्मपुर जो है वो किसका पुराना नाम था, भरमौर का। किसका भाई, भरमौर का पुराना नाम वो ब्रह्मपुर था। इस बात को आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि कल्पा का पुराना नाम क्या था। तो कल्पा का पुराना नाम था चीनी, पूछा गया है। कल्पा का पुराना नाम क्या था, चीनी था। जुब्बल का पुराना नाम था देवरा, जुब्बल का पुराना नाम देवरा था। सराहन, सराहन आपने सुना होगा शिमला में, उसका पुराना नाम था शोणितपुर, तो इसका पुराना नाम शोणितपुर था। और शिमला का पुराना नाम था शिमला, क्या नाम था, शिमला। और आपका ऊना का जो पुराना नाम था वो था जसवां दून, तो ऊना का पुराना नाम जसवां दून था। और कांगड़ा का जो पुराना नाम था वो था त्रिगत, क्या नाम था, त्रिगत। और बिलासपुर का पुराना नाम था ब्यासपुर, इसको कहलूर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सुंदरनगर का पुराना नाम बनेड़ था। तो जितने भी पुराने नाम है वो मैंने आपको बता दिए है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बिलासपुर की जो स्थापना है वो 1654 में बिलासपुर के राजा दीपचंद के द्वारा की गई थी। ये भी सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के जगत सिंह को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। तो कुल्लू के ऐसे राजा जिसको राजा की उपाधि से, एक मुगल शासक जिनके द्वारा राजा की उपाधि से कुल्लू के राजा को क्या क्या किया गया था, सम्मानित किया गया। तो इनको जो है वो राजा जो कहा गया था वो औरंगजेब के द्वारा, किसके द्वारा भैया याद रखना, इनको औरंगजेब के द्वारा जो है राजा की उपाधि दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अगर मैं जगत सिंह की बात करता हूँ तो जगत सिंह का जो कार्यकाल था वो कुल्लू के राजा थे 1637 से 1672। तो 1637 से 1672 तक राजा जगत सिंह का शासनकाल था। इनके द्वारा ही जो है वो कुल्लू के लिए रघुनाथ की मूर्ति अयोध्या से मंगाई गई थी, जो कि 1653 में किसने लाई थी, तो किसके कार्यकाल के दौरान, तो 1653 में एक ब्राह्मण थे दामोदर दास, क्या नाम है, दामोदर दास। तो एक ब्राह्मण है दामोदर दास, इनके द्वारा ही 1653 में मूर्ति मंगवाई गई थी। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखो राजा जगत सिंह को औरंगजेब के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। ये बेस्ट क्वेश्चन बनता है। अब कुल्लू का जो अगर मैं बात करता हूँ अपनी राजधानी को नंगर से सुल्तानपुर, देखना नंगर से सुल्तानपुर कुल्लू की राजधानी को कौन ले गया, तो नंगर से सुल्तानपुर जो कुल्लू की राजधानी को ले गया वो भी कुल्लू के राजा जगत सिंह ही थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात आपको याद रखनी है कि सुल्तानपुर को कुल्लू के किस राजा ने अपनी राजधानी बनाया। तो सुल्तानपुर को अपनी राजधानी जो बनाया वो किसने बनाया, 1660 में ये चेंज कर दिया राजा जगत सिंह के द्वारा, जो कि कुल्लू के राजा थे। और याद रखना ये सारी बातें इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल्लू का जो मेला है, कुल्लू का जो मेला है वो भी किसने शुरू करवाया, तो कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय मेला भी राजा जगत सिंह के द्वारा ही शुरू करवाया गया। रघुनाथ मंदिर भी इसके द्वारा ही बनाया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स।